डिस्कस करते हैं। चलिए, किसी के पास आज का पानी है भर के लाए हो जी भाई? बंद कर लें। चलिए, सबसे पहले विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चीज़ें न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, हाँ या ना? कि क्या विमेन रिजर्वेशन बिल जो था, देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स दोनों अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, नंबर्स उनको अलग अलग मिलते हैं। मान लेते हैं कि पार्लियामेंट ने कुल 100 बिल्स प्रेजेंट किए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए 2026 में, ठीक है, पर जिसमें से केवल वो 50 ही पास करवा पाए, हाँ या ना? तो जो लास्ट बिल होगा वो मैं क्या कहूँगा? 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, 100वां संविधान संशोधन विधेयक, समझ पा रहे हैं, जो अंतिम होगा। पर 100 विधेयक आए, उसमें केवल पारित कितने हुए? 85। तो अंतिम संविधान संशोधन अधिनियम जो होगा 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आ रहा है समझ में? 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा ये। तो एक्ट और बिल दोनों अलग अलग कैलकुलेशन होते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे बिल पास हों। आप देख पा रहे हैं कि अभी भी बिल नंबर 131, हाँ या ना, जो था वो बिल पास नहीं हो पाया। यस, ये बिल पास नहीं हो पाया। यदि ये बिल पास हो जाता तो ये क्या बन जाता? एक्ट बन जाता, और इसे कुछ और नंबर मिलता, 107 मिलता, हाँ या ना? क्योंकि इससे पहले आपने देखा था 106, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके विमेंस को क्या दिया था? रिजर्वेशन दिया था, हाँ या ना? 106वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत में आया था, जिसके द्वारा भारत में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में, इंक्लूडिंग दिल्ली, महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन किया गया सीटों पे। क्लियर हो पा रहा है? जिसके तहत हमारे संविधान में कई आर्टिकल नए जोड़े गए। यस, आर्टिकल 332A, 334A वगैरह वगैरह से बहुत सारे नए आर्टिकल जुड़े। मैं उस पर आऊँगा भी बीच में, जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर उस पर आएंगे तो वहाँ पर मैं उस पर बात भी करूँगा। और आर्टिकल 334 में ये बात कही गई, जो नया आर्टिकल जोड़ा गया, कि जो विमेंस को रिजर्वेशन मिलेगा, उस एक्ट को लागू करने के बाद जो पहला सेंसस होगा, उसके आधार पर परिसीमन या डिलिमिटेशन किया जाएगा। यस, और परिसीमन और डिलिमिटेशन के बाद जो भी तय होगा, उस आधार पर देखिए क्या होता है। जब भारत का संविधान बना 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे संविधान में साफ साफ लिखा था आर्टिकल 82 में कि हर 10 वर्ष पश्चात, मतलब हर सेंसस के पश्चात,
राष्ट्रपति के द्वारा एक परिसीमन आयोग का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। ये परिसीमन आयोग का कार्य होता है जैसे जैसे जनसंख्या बदलती है वैसे वैसे सीटों का बंटवारा करना। यस, किस राज्य में कितनी सीटें होंगी, किस राज्य को एसटी वर्ग की कितनी सीट मिलेगी, किस राज्य को एससी वर्ग की कितनी सीट मिलेगी, किस राज्य को अधिक सीट मिलेगी, किस राज्य को कम सीट मिलेगी। यस, किस राज्य में महिलाओं को कितनी सीटें प्राप्त होंगी। ये सभी जो सिफारिशें हैं वो कौन करती, परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन। समझिए इस चीज को कि भारत में लोकसभा, विधानसभा आदि सीटें जो हैं वो जनसंख्या के आधार पर हैं। किसके आधार पर हैं? क्योंकि 1951 के आधार पर जनसंख्याएं बदली, सीटें बदली, 61 के आधार पर बदली, फिर 1971 के आधार पर बदली। पर भारत में हुआ क्या, पंचवर्षीय योजनाओं में जो 5th ईयर प्लान्स थी भारत में, उस प्लान में, उस योजना में ये कहा गया था जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल। साउथ के राज्यों ने जो समय के साथ शिक्षित होती चली गई, इन राज्यों ने उसका पालन बहुत बेहतर तरीके से किया। यस, जबकि नदर्न स्टेट्स में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई भी कार्य नहीं किए। यस, और उसकी सबसे बड़ी कारण यह भी देखा जाता है कि नदर्न स्टेट्स में परिवार में लड़का होने की इच्छा, कि जब तक लड़का पैदा ना हो जाए, अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोगों को देखता हूं भाई मैं आज भी, वेल एजुकेटेड, वेल एस्टेब्लिश्ड, पर सोच नहीं बदल पाई आज तक। भाई जो चीज तुम अपने लड़के के लिए बना रहे हो वही चीज तुम अपनी लड़की को दे दो, क्या दिक्कत है? वो भी तो बच्चा है तुम्हारा ही। तो इस वजह से साउथ के राज्यों ने अपने जनसंख्या पर नियंत्रण पाया, पर नदर्न स्टेट्स ने अपनी जनसंख्या पर कोई भी नियंत्रण नहीं किया। तो नदर्न राज्यों की जनसंख्या बढ़ती चली गई और सदर्न स्टेट्स की जनसंख्या घटती चली गई। जब 1971 का सेंसस आया और उसके और जब धीरे धीरे सीटों के बीच अंतर बढ़ता चला गया, नॉर्थ और साउथ के स्टेटों के बीच, आ रहा समझ में? धीरे धीरे अब नॉर्थ और साउथ के बीच जो सीटों का अंतर था वो बढ़ता चला गया। अब खुद देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें और अन्य राज्यों में लोकसभा की सीटों में कितना अंतर है। यस, मतलब लोकसभा में सरकार उनकी ही बनती है जो उत्तर प्रदेश और नॉर्थ जीत कर जाता है। तो जब 71 का सेंसस आया तो एक विवाद छिड़ गई। सदर्न स्टेट्स इंदिरा गांधी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये तो सही नहीं हो रहा है। यस, ये सही नहीं हो रहा है। मतलब हम एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं, जनसंख्या पर कंट्रोल कर रहे हैं, और अदर स्टेट्स नहीं कर रहे हैं, और सीटों में हमें नुकसान हो रहा है बेहतर कार्य करने के बावजूद। यस, तो उस दौरान इंदिरा गांधी की सरकार जब थी
तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया और 1976 और इसके द्वारा लोकसभा और आधी सीटों की जनसंख्या को 1971 के आधार पर ही फिक्स कर दिया गया कि अब आगे की सेंसस भी आएगी तो भी सीट नहीं बदलेगी, यही रहेगी। कब तक? वर्ष 2000 तक। कब तक? ईयर 2000 तक के लिए। इतना क्लियर हो पा रहा है? हाँ या ना? कि जो सीटों का बंटवारा है वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर हो, इस सभी किस सेंसस के आधार पर होगा? 1971 की जनगणना के आधार पर। कब तक होगा? पर जैसे ही सन 2000 आया फिर से विवाद खड़ा हो गया, तो सरकार ने फिर से संविधान संशोधन किया, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम, और इसके द्वारा इस 1971 के आधार पर जो सीटों का बंटवारा किया गया था इसे 2026 तक फिक्स कर दिया गया। आ रहा समझ में? यस नो? मतलब आज जो सीटों का बंटवारा है वो किस आधार पर है? और यदि अब आगे इस सीटों के बंटवारे को फिर से तय करना होगा तो क्या कमीशन बनाना पड़ेगा? डिलिमिटेशन कमीशन बनाना पड़ेगा। क्लियर हो पा रहा है? परिसीमन आयोग ये फिर तय करेगी कि नए जनसंख्या के आधार पर 2026 के बाद जो नया सेंसस आएगा, मतलब कब का सेंसस? 2021 का सेंसस, हाँ या ना? तो 2026 के बाद जो नया सेंसस आएगा 2021 का, उस आधार पर वो तय करती कि भाई किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, और इसके आधार पर लोकसभा, राज्यसभा आदि की सीटों में क्या हो रही थी? बढ़ोतरी हो रही थी, हाँ या ना? अब 106वां संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं को 33% आरक्षण पहले ही दिया जा चुका है। आरक्षण अभी भी महिलाओं के पास है, वो एक संविधान बन चुका है। सरकार 131वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा केवल लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों को बढ़ा रही थी, यस, ताकि जब वो रिजर्वेशन दे, यस, समझिएगा इस चीज को, कि एक मैं कंपनी चला रहा हूं, एक फैक्ट्री चला रहा हूं, जिसपे सीईओ के, है ना, 4-5 कंपनी है, ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, जिसपे सीईओ के 3 पोस्ट हैं। कितने पोस्ट हैं? 3 हैं। और तीनों मेरे ही परिवार के 3 व्यक्ति हैं और तीनों आदमी हैं। आ रहा समझ? अब हम ये मान लेते हैं कि अब सरकार ने एक कानून बनाया कि अब जो सीईओ होंगे किसी भी कंपनी के, उसमें से कम 1/3 वुमेन्स होंगी, महिलाएं होंगी। आ रहा समझ में? और मेरे परिवार में कोई महिला काम नहीं करना चाहती, तो मुझे अब सीईओ किसी बाहर की महिला को बनाना होगा। अब अगर पर पद तो 3 ही हैं, अब मैं अगर उसमें से किसी एक महिला को दे देता हूं तो मेरे परिवार का एक व्यक्ति का पद तो छीन जाएगा। तो बेटर है मैं क्या कर देता हूं, सीईओ का पद बढ़ा देता हूं, पहले 5 कर देता हूं और उसमें से 2 वुमेन को दे दूंगा। तो जो 3 सीट मेरे परिवार के लिए थी वो अभी भी बनी रही। आ रहा समझ में? सरकार संसदों की, लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें इसलिए बढ़ाना चाह रही है ताकि वर्तमान में जो सांसद हैं वो ऐसे के वैसे रहें, उनको कोई हानि ना हो, और महिलाओं को जो आरक्षण मिले वो किसमें मिले? 800 सीट कर दे हम, तो उसमें से 33% महिलाओं को दे दे। आ रहा समझ में?
और वो खारिज हो गया, वो बिल पास नहीं हो पाया। और फिर सरकार मार्केट में आकर चीजों को ये कह रही है कि हम विमेन रिजर्वेशन नहीं दे पाए। ये बिल्कुल सरासर गलत है, लाइन है। विमेन रिजर्वेशन आज भी मौजूद है 106वां संविधान संशोधन विधेयक 2023। पर आज अगर महिलाओं को रिजर्वेशन देना पड़ेगा तो वो कौन से नंबर में देना पड़ेगा? इस 543 में देना पड़ेगा। यस। पर सरकार चाह रही थी कि 800 प्लस सीट हो जाए और हम इसमें महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दे दें, ताकि ऑलरेडी इन सीटों में बैठे हुए जो लोग हैं उनकी सीट फिक्स है अपनी अपनी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जहां से वो चुन कर आते हैं तो इनकी सीटें इनको ना छोड़नी पड़े, और इसलिए हमने सीटें बढ़ा दी। और दूसरा, परिसीमन होने के कारण फिर से डिलिमिटेशन होता, नया सेंसस के अनुसार होता, तो अभी फिर से हमें ये चीज दिखाई देता कि नॉर्थ की जनसंख्या कहां से ज्यादा है? साउथ से। तो इस सीटों के बंटवारे में सीट किसको ज्यादा मिल जाती और किसको दिक्कत होती? तो जितने भी सदर्न स्टेट हैं वो इसके खिलाफ थे, और इसीलिए उन्होंने इस 131वां संविधान संशोधन विधेयक को सहयोग नहीं किया। मतलब मैं अगर आपसे यह प्रश्न पूछूं, क्या सच में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त नहीं हुआ? ये बिल्कुल सरासर गलत है। महिलाओं को आरक्षण आज भी है, केवल उसे प्रॉपर तरीके से सरकार को क्या करना है? लागू करना है, जैसे ही जनगणना आएगी। मतलब अभी आपको जो आरक्षण मिलेगा वो भी 1/3 ही मिलेगा, पर वो कितनी सीट पे मिलेगा? 543। पर अगर 131वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाता तो आपको आरक्षण कितने नंबर पे मिलता? 800 प्लस वाले में। बस फर्क इतना सा है और कुछ नहीं। यस। अब देखिए, कभी भी किसी भी चीज की एनालिसिस करते हैं तो उसकी आलोचना भी करते हैं। कुछ आलोचना करने वाले ये भी मानते हैं कि सरकार इस बिल को इसलिए लेकर आई थी ताकि नॉर्दर्न स्टेट्स को ज्यादा सीटें मिल जाए और सदर्न स्टेट्स को कम, क्योंकि सामान्यतः जो सरकार अभी चल रही है उनके सपोर्ट्स नॉर्थ की तरफ ज्यादा हैं एज कंपेयर टू साउथ। हाँ है ना? अभी कितना सही कितना गलत ये आपको मानना है, बट बहुत सारी चीजें सही होती हैं कई बार जो दिख रही होती है। क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए ही 131वां विधेयक रहा तो ये फालतू बात है। महिलाओं का आरक्षण आज भी मौजूद है, आप जाकर संविधान पढ़ लीजिए। यस। इसीलिए कहा जाता है शिक्षित होना आवश्यक है, नहीं तो पॉलिटिक्स तुमको उड़ा ले जाएगी। यस। के लोग सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में डाल रहे हैं महिलाओं के अधिकार छीन लिए गए। कहां? कब? दिखाइए, कहां छीन लिया गया? कैसे छीन लिया गया? यस। अब वो टाइम नहीं रहता, नहीं मतलब एक को बैठ कमेंट करूं, कृपया मुझे बताइए, है ना? तो ये दिक्कत है, शिक्षा की कमी होना ये दिक्कत है। और उतना तो छोड़ दो तुम, कई जगह पर सभाएं भी की जा रही हैं ये बताने के लिए कि महिलाओं के अधिकार छीन गए। कैसे? बस नंबर्स का खेल बदला है और कुछ नहीं, अधिकार बने हैं। भाई अगर आपको महिलाओं को अधिकार देना है तो जितनी सीटें हैं अभी उतने में दे दीजिए, फिर समय के साथ जब सीट बढ़ेंगी तो अधिकार भी बढ़ जाएगा। क्या दिक्कत है? नहीं, मैं ये बोलूं कि नहीं मैं तो दूंगा तब जब 3 सीट के बाद 5 हो जाएगी, 3 वाले में नहीं दूंगा, तो ये तो गड़बड़ है।
मैं बोलूँ नहीं सीईओ के पद में मैं किसी महिला को नहीं रखूंगा जब तक वो सीईओ का पद 5 नहीं हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि मैं उस 3 पद को छूना नहीं चाहता हूं जिसमें मेरे खुद के लोग बैठे हुए हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यस, तो मुझे हमेशा ये लगता है कि सब हमेशा सही चीज़ें सामने आनी चाहिए, हाँ या ना, क्योंकि जो विधेयक पारित नहीं हुआ उसको लेकर के ऐसा उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो क्या नाम है महिलाओं के अधिकारों को छीन लेता हो। बस संख्याओं के अंतर में अगर मैं संख्या के हिसाब से देखूं कि हाँ जब संख्या बढ़ जाती तो महिलाओं को अधिक सीट मिलती, ये बिल्कुल सही बात है। पर 543 में भी महिलाओं को अगर सीट मिलेगी तो भी उनको तो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ना। सीटें बढ़ने से क्या होता कि जो संसदीय क्षेत्र हैं वो छोटी होती और सीटें ज़्यादा होती। जैसे मान लीजिए आज छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं तो छत्तीसगढ़ में 20 सीट हो जाती। क्या छत्तीसगढ़ का एरिया बदल जाता? नहीं। अब जैसे कोरबा विधानसभा सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का। वो नॉर्थ सरगुजा वगैरह एरिया से पहले तक पूरा बहुत सारे एरियाज को कवर करता है। पूरे छत्तीसगढ़ का नॉर्थ एरिया को कवर करता है, बहुत बड़ा। इधर जड़गा पसान, इधर मरवाही, पेंड्रा, ये सब उसके अंदर आ जाती हैं। बहुत बड़ा संसदीय क्षेत्र है और एक ही सांसद। उधर रामपुर एरिया, मतलब पूरा क्षेत्र एक संसदीय क्षेत्र है। अब अगर सीटें बढ़ती तो इस क्षेत्र में 2 सांसद मिल जाते हैं, हाँ या ना, या 3 सांसद मिल जाते तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाता। लोग मतलब कम छोटे क्षेत्र में ज़्यादा सांसद, तो लोग सांसदों के पास पहुंच पाते। ये फायदा तो डेफिनेटली मिलता। पर क्योंकि जनसंख्या के बदलाव से नॉर्थ और साउथ में अंतर आएगा ही, और ये फिक्स आएगा, क्योंकि नदर्न स्टेट्स की जनसंख्या भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही है जबकि सदर्न स्टेट्स की जनसंख्या नियंत्रण मैनर पे चल रही है। अब केरल जैसे राज्य वेल एजुकेटेड स्टेट्स हैं, वहां पर वो एक बच्चे के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, वो लड़का हो या लड़की। वहां जनसंख्या नियंत्रण रहता है, कंट्रोल में रहता है। नदर्न स्टेट्स में आज भी ऐसा नहीं है। यस, मन लगाकर जनसंख्या चीजें बढ़ रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कंट्रोल करना हमारे हाथ से बाहर जाता जा रहा है। अब ये दिखाई दे रहा है इस देश की जनसंख्या, मतलब अब लोगों के विचार पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए जनसंख्या को, नियंत्रण को। अब कानून बनाया जाना चाहिए, यस, जनसंख्या के नियंत्रण के लिए, कि अगर कोई भी 2 बच्चों से ज्यादा जन्म लेता है तो इतने साल की सजा दिन करनी चाहिए। जब कानून बनेंगे तब वो नियंत्रण में आएगा, और कानून को कम से कम गिरे हालत में 10 से 15 सालों के लिए लागू किया जाना चाहिए। तब जा करके हमारे जनसंख्या का जो ग्रोथ रेट है वो क्या होगा, कम होगा। जनसंख्या के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, ये बहुत अच्छी बात है, पर जनसंख्या के बढ़ने से रिसोर्सेस का वेस्ट होना भी दिखाई देता है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, संसाधन की हानि दिखाई देती है, क्योंकि संसाधन क्या होते हैं, सीमित। मैडम आपके घर में कितने मेंबर्स हैं? 5-6। खाना मम्मी बनाती हैं और बहनें आप लोग हेल्प कर देते होंगे, है ना। 5 लोग हैं, मान लेते हैं कि सभी 3-3 रोटी खाते हैं, 4-4 रोटी खाते हैं, तो 5 चौके 20, तो 20 रोटियां आपके घर में बनती हैं। बस कोई मेहमान आपके घर में आ गया, अब वो आपके घर में रह रहा है और उसका खुराक है रोज 10 रोटी खाना, तो अब आपके घर में कितना रोटी बनना चालू हो जाएगा? 30। 10 रोटी एक्स्ट्रा जो बिना यूज का है। संसाधन, क्या आपके पापा की सैलरी बढ़ गई? क्या आपकी मम्मी की सैलरी बढ़ गई? किसी की सैलरी बढ़ गई घर में? नहीं बढ़ी, उतनी ही है। पर क्या बढ़ गया? नंबर्स बढ़ गए, संख्या बढ़ गई, और संख्या बढ़ गई तो संसाधन तो उतनी ही थे, पर अब संसाधन में जीने वालों की संख्या बढ़ गई तो गरीबी बढ़ जाएगी। आ रहा समझ में? इस तरीके से काम करता है ना इकोनॉमी।
यस, अगर चाइना ने अपने यहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया तो इसलिए लागू किया, उसे पता था कि हमारा ग्रोथ रेट तो अच्छा है पर हम बर्बाद हो जाएंगे अगर हम किसको कंट्रोल नहीं कर पाए, पॉपुलेशन को, इसलिए उन्होंने लॉ बनाया। यस, चलिए अब हेडिंग बनाइए 13 क्लॉज 2। आ गया समझ में? अब सरकार के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं सर, मैं उसी सरकार को वोट देता हूं। यस, आई थिंक उसी पार्टी को ही देता हूं कई बार। तो मुझे अगर कोई ये बोले कि तुम उसके खिलाफ होते तो फालतू बात है। मैं विचारों के खिलाफ होता हूं। यस, जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है, सिंपल सी बात है। अब मैं तो लॉ को डिफाइन कर रहा हूं, लॉ जो कह रहा है वो है। और मुझे लगता है कि कोई भी क्यों ना हो, विपक्ष हो या सरकार हो, जो चीज सही है वो चीज पब्लिक के सामने रखना चाहिए। हमारे ऊपर हमें आर्टिकल 19 के तहत बोलने की आज़ादी दी गई, इसका ये मतलब नहीं कि हम झूठ बोलें या गलत चीज़ें परोसें। इसको लेकर भी एक लॉ आनी चाहिए कि भाई अब क्या है, कई सांसद विधायकों को छूट मिली हुई है ना, संसद में बोलने को लेकर वो कुछ भी बोल दे तो इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। हम बोल दें तो बवाल हो जाएगा। चलिए, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, मतलब ऐसे लॉज या ऐसे कानून जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद बने हों। हाँ या ना, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद बने वाले लॉज क्या हैं? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं। संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने के बाद जो भी कानून बने भारत में, हाँ या ना, उसकी बात करता है आर्टिकल 13 क्लॉज 2। अब देखिए, जो लॉज हमने नहीं बनाए थे, मतलब कौन से लॉज? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। कल मैंने बताया था प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, अगर वो हमारे संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं तो क्या होता था? कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन कर रहे हैं तो क्या होता था? फंडामेंटल राइट उसे ढक लेती थी, क्योंकि बनाया हमने नहीं है वो लॉ हो सकता है ब्रिटिशर्स ने बनाया हो, क्योंकि वो 26 जनवरी 1950 से पहले के कानून थे। यस, तो कल के क्लास में आपको मैंने सब चीज़ समझाई थी, वो समझ में आ गया था। और आज की क्लास की बात क्या है कि देखिए, ये मान लेते हैं कि ये कानून बनाया पार्लियामेंट ने, संसद ने या विधानसभा ने, जो भी। अब इसका ये वाला जो प्रोविज़न है, ये वाला पार्ट, हाँ या ना, ये भाग जो है ये हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? उल्लंघन। यस, तो पहले वाले प्रोविज़न में क्या होता था कि अगर जो प्रोविज़न वायलेशन कर रहा है उसे फंडामेंटल राइट क्या कर लेती थी? ढक लेती थी। पर अब ये लॉ बना कौन रहा है? वर्तमान की संसद, वर्तमान की पार्लियामेंट, जो नए लॉज और बनाने की क्षमता रखती है। पुराने संविधान से पहले की बात नहीं हो रही है। अब कब की बात हो रही है? संविधान के बाद। संसद चाहे तो इसके अलावा एक नया कानून फिर से बना सकती है। मतलब अब अगर ये लॉ संसद ने बनाया है और संसद और इस लॉ का ये वाला जो प्रोविजन है, ये अगर हमारे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो इतना जो पार्ट है वो हमारे, यस, वेदांत शर्मा कौन है? कोई नहीं है? हाँ, तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये हमारे कानून से ही अलग हो जाएगी। मतलब ये कानून का पार्ट रह ही नहीं गया, ये जीरो हो गया, ये खत्म, ये खत्म। कानून केवल कितना रह गया? ये क्यों खत्म हो गया? क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा था। आ रहा समझ में? पहला वाले कॉन्सेप्ट में हमने उसे हटाया नहीं, ढक दिया। अगर फंडामेंटल राइट समाप्त होता है तो वो कानून फिर से जिंदा हो सकता था। पर यहां पर 13 क्लॉज 2 में क्या कॉन्सेप्ट है? 26 जनवरी 1950 के बाद बने कानून अगर हमारे, इसका
मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहे हैं तो उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जिस मात्रा तक वो क्या कर रही है, हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही है। आ रहा समझ में? क्लियर है? यस। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कह रहा है कि भाई जो लॉज हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे थे उसे हमने अलग कर दिया, छांट दिया। केवल कौन सा रहने दिया? जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं करते। इसलिए इसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। बांट देना, अलग कर देना, पृथक कर देना। क्लियर हो पा रहा है? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, आर्टिकल 13 क्लॉज 2। क्लियर है? देखिए पढ़िए, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में कहा गया है कि यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों से संगत है तो वह विधि उस मात्रा तक क्या हो जाएगी? शून्य होगी, जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों का क्या कर रही थी? उल्लंघन कर रही थी। यस। मतलब 13 क्लॉज 1 में क्या कह रहा है कि अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही हैं तो फंडामेंटल राइट उन्हें ढक लेंगी। पर 13 क्लॉज 2 में क्या कह रहा है? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद बने कानून अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं तो वो लॉ अलग हो जाएंगे, मतलब पृथक हो जाएंगे, हट जाएंगे। इसलिए पृथक करणीय का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी दी गई इसे। ठीक है, लिख लीजिए आर्टिकल 13 क्लॉज 2। ठीक है, हो गया। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है आप लोगों को, कुंजम कुंजम। यस। हो गया, आगे बढ़ें। देखिए अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और आर्टिकल 13 क्लॉज 2, ये क्या बात कर रहा है? दोज लॉज, वो विधियां जो बिफोर दी कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कब से? 26 जनवरी 1950 से पहले के लॉ की बात करता है। बट ये किसकी बात करता है? दोज लॉज जो कब बने हैं? आफ्टर 26 जनवरी 1950। यहां पर एक कानून पूरी तरीके से जीरो नहीं हो रहा, ये एक तरह से क्या हो जा रहा है? केवल शैडो आ जा रहा है, हाँ है ना, उसके ऊपर वो केवल ढक जा रहा है। इसलिए इसे क्या कहा गया? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। यस। जबकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं? जो कानून गलत है केवल उतने को हटा दे रहे हैं, तो इसको क्या कहा गया? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करणीय का सिद्धांत। ये बेसिक अंतर है दोनों में, हाँ है ना। पर यहां पर एक चीज देखने को मिल रही है, यहां पर एक चीज देखने को मिल रही है। देखिए द वर्ड लॉ, क्या दिखाई दे रही है? वर्ड लॉ। लॉ क्या है? हाँ है ना,
तो इसको डिफाइन किया है आर्टिकल 13 क्लॉज 3 ने। अब शुरू से क्या पढ़ते जा रहे हैं, दोज लॉज, है ना, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। तो ये जो लॉ वर्ड पढ़ रहे हैं आर्टिकल 13 में, आप किसे हटा रहे हैं, किसे शून्य कर रहे हैं, किसे जीरो कर रहे हैं, किसे कर रहे हैं भाई, लॉज को। कौन से लॉज, जो हमारे फंडामेंटल राइट का क्या कर रहे हैं, वायलेशन कर रही हैं। यस, तो उस लॉ को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में। कहां डिफाइन किया गया है, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में। पर आर्टिकल 13 क्लॉज 3 को पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा देखिए, जो हम अब लॉ को लेकर बात करेंगे, यस, अब यहां पर इस लॉ की भाषा को लेकर लड़ाई छिड़ जाएगी। क्या छिड़ जाएगी, लड़ाई। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में लॉ की परिभाषा तो दी गई है, यस, पर इस लॉ के अंदर कौन सी चीज आती है और कौन सी चीज नहीं, ये विवाद इतना बड़ा होगा कि 1951 से शुरू होगा और 1980 में जाकर खत्म होगा। यस, कब से शुरू होगा, 51। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के साथ ये विवाद चालू होता है और मिनर्वा मिल्स केस वर्ष 1980 के बाद ये विवाद समाप्त होता है। तो कैसे, देख लीजिए। पर सबसे पहले देखिए विवाद हुआ क्यों, क्यों लॉ को लेकर विवाद हुआ। लॉ इज लॉ, बट नो, लॉ इज लॉ नॉट। लॉ केवल लॉ नहीं है, लॉ में बहुत सारी चीजें हैं। तो समझिए विवाद था क्या, और हम जब लॉ की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो किस हिसाब से पढ़ेंगे कि आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में जो लॉ की परिभाषा दी गई है वो कौन सी है, हमें यह देखना है। हाँ या ना, देखिए, एक हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, संवैधानिक विधियां। कैसी विधियां, संवैधानिक विधियां। मतलब ऐसे कानून जो अनुच्छेद 368 के माध्यम से बनाए गए हों। कौन से माध्यम से, 368 क्या कहता है, संविधान संशोधन, हाँ या ना। 368 आर्टिकल 368 के द्वारा बनाए गए कोई भी कानून कौन से कानून कहलाते हैं, और इसके अलावा बनाए गए सभी कानून कौन सी होती हैं, ऑर्डिनरी लॉज, सिंपल लॉज, साधारण विधेयक। कौन सा लॉज, साधारण विधि। कौन सी विधि, साधारण विधि। यस, क्लियर हो पा रहा है। तो लॉ दो प्रकार की होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दूसरी ऑर्डिनरी लॉ। अब आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में जो लॉ की परिभाषा दी गई है वो ये लॉ है जिसमें दोनों आते हैं, या ये लॉ है या ये लॉ है, हमें ये जानना है। आ रहा है समझ में। लॉ को मैंने डिफाइन किया दो भाग में, कौन कौन सी, ऑर्डिनरी लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। और आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में किस चीज की परिभाषा दी गई है, विधि की, लॉ की, हाँ या ना। अब हमें यह जानना है जो लॉ की परिभाषा है ऊपर से जा रहा है, आप लोगों के आ रही है समझ में चीजें। जो लॉ की परिभाषा है वो ये लॉ है, ये लॉ है या ये लॉ है, हमें देखना है। यस, तो उसी की लड़ाई हम देखेंगे। पर सबसे पहले आर्टिकल 13 क्लॉज 3 क्या कहता है, लिख लो। विधि का अर्थ, डेफिनेशन ऑफ लॉ, मीनिंग ऑफ लॉ। अनुच्छेद 13(3) में अनुच्छेद 13 के प्रयोजन के लिए लॉ शब्द का अर्थ क्या किया गया है, स्पष्ट किया गया है। जो लॉ तुम बार बार सुन रहे हो उस लॉ को डिफाइन कहां किया गया है, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में। इसमें सभी अध्यादेश आते हैं, आदेश आते हैं, उपविधियां आती हैं। देखिए अध्यादेश मतलब क्या हो गया, जो राष्ट्रपति या राज्यपाल जारी करते हैं, ऑर्डिनेंसेस। जब संसद अपने सत्र में ना हो
तो उस समय राष्ट्रपति या राज्यपाल कानून बनाने की शक्ति रखते हैं, उसको क्या कहते हैं? अध्यादेश। सरकारें कई बार क्या जारी करती हैं? ऑर्डर्स, आदेश। पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, इनको भी लॉ बनाने का अधिकार होता है या नहीं होता है? होता है। उनको कहा जाता है बाई लॉज। कौन से लॉज? क्योंकि देखिए जैसे छत्तीसगढ़ जैसे म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम मान लीजिए बिलासपुर की, मान लेते हैं वो कोई लॉ बनाती है बिलासपुर के लिए, कोई नियम बनाती है, कोई लॉ बनाती है, तो उसको वो अधिकार कहाँ से मिले? विधानसभा के कानून से या संसद के कानून से? हाँ या ना? तो कानून कौन सा है? संसद का। पर उसके आधार पर कानून किसने बना लिया? नगर निगम ने, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। तो वो कौन सी विधि हो गई? उपविधि। कौन सी विधि? उपविधि, बाई लॉज। नियम, विनियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस सरकारें लाती है ना भाई। कई बार नोटिफिकेशंस, भाई आप एग्जाम देने जब जाते हो, जो एग्जाम, तो अगर यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो उसकी अधिसूचना जारी होती है, नोटिफिकेशन, तब तो जाके फॉर्म भरते हो कि इसी में उठा के चल देते हो। वो भी एक तरह का लॉ तो है, हाँ या ना? उसको भी तुम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो अगर उसमें कुछ गलत दिखाई दे। फिर रूढ़ियां, कस्टम्स और प्रथाएं, ये बेसिकली बनाए गए कानून नहीं है। रूढ़ियां एवं प्रथाएं, कस्टम एंड यूजेस, ये कैसे कानून है? चली आ रहे कानून। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपके घर में, जैसे मेरे घर में, मैं मान लेता हूं कि मेरे घर में अब वो नियम कैसे चला आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है पता नहीं, पर एक नियम है मेरे घर पे कि हम मंदिरों से नारियल स्वीकार तो करते हैं पर नारियल चढ़ाते नहीं। हम मिठाइयाँ चढ़ा लेते हैं, सब कुछ चढ़ा लेते हैं, यस, पर पता नहीं क्यों नहीं चढ़ता। अब वो चीज़ मैं जानता नहीं हूँ, उसकी मेरे को जानकारी नहीं, अब पूर्वजों से वो चला आ रहा है तो वो हम मान रहे हैं। हम मंदिरों में नारियल नहीं चढ़ाते, हमारा परिवार, यस। हो सकता है उससे लेकर कोई भी कुछ हुआ हो, चढ़ाया हो, कुछ गलत हो गया हो, तब से वो लोग मानने लगे कि नहीं चढ़ाएंगे भाई अब से। तो अब यस, तो वैसे मेरे पापा हर मंगलवार को मंदिर जाते हैं। कोरबा में सर्वमंगला और कुदुरमाल मंदिर है, मेरे ख्याल से 40 सालों से जा रहे होंगे वो हर मंगलवार को। तो वहाँ उनका फिक्स है, वहाँ पर इंदौर स्वीट्स है, स्वीट्स, वहाँ से उनका लड्डू जाता है। मतलब मैं अगर वहाँ घुसा मंगलवार को तो मेरे हाथ में लड्डू पकड़ा देता है, मैं लेने गया हूँ या ना, क्योंकि उसको पता है मंगलवार को यही जाएगा। यस, तो वही चढ़ना है। तो अब मेरे पूर्वजों ने एक चीज़ों को अपनाई, वो चीज़ मेरे दादा दादी ने अपनाई, वो चीज़ मेरे पापा ने अपनाई, वही चीज़ मेरे अंदर भी आ गया और वो मेरे पूरे परिवार के लिए क्या बन गई? लॉ, एक कानून। क्या ये कानून लिखकर बनाई गई थी? नो। तो कैसे बनाई गई थी? ये कानून चली आ रही थी, एक प्रथा थी, कस्टम थी, जो एक प्रकार का हमारे परिवार के लिए क्या बन गई? कानून बन गई। वैसे ही ऐसे कई प्रथाएं, कस्टम एंड यूजेस हैं जो इस देश के लिए भी कानून बन गई, जिसको धार्मिक क्रियाकलापों के अनुसार पालन किया जाने लगा। यस, अब जब बजट पेश होता है तो हलवा सेरेमनी होता है। कहां लिखा है संविधान में कि हलवा सेरेमनी होगा? पर प्रथा चली आ रही थी, लंबे समय से चली आ रही है, और वो किया जाता है। उससे पहले सब हलवा खाते हैं, मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मुंह मीठा करना। यस, ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये सारे लॉज हैं, पर यहां पर प्रश्न ये उठता है, लॉ की डेफिनेशन तो हमने दे दी, पर ये सभी जो लॉ हैं वे ऑर्डिनरी लॉ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, ऑर्डिनरी लॉ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, या ये दोनों के सम्मिलित रूप हैं? इसके बीच का अंतर जानना है। तो इसको लेकर के अब हमें घुसना पड़ेगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो हेडिंग बनाइए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
भारतीय संविधान का मूल ढांचा। बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा। ठीक है, एक ओवरव्यू दे रहा हूं, उसके बाद फिर पढ़ाऊंगा, उसको सुनिए। 26 जनवरी 1950 को भारत आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, और उसके बाद 1 साल भी नहीं हुए और हमें अपने संविधान को संशोधन करने की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि भारत को विकास करना था, और विकास करने के लिए चाहिए होते हैं संसाधन, हाँ या ना। और एज पर दी इकोनॉमी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के संसाधन होते हैं गुरुदेव, बताइए भाई कोई? 4। कितने प्रकार के? लैंड, भूमि, और बताइए लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। इस पूंजी में पहले केवल फंड्स आती थी, पैसा। अब इस पूंजी के अंतर्गत इंफॉर्मेशन को भी डाल दिया गया, नॉलेज, जानकारी। यस, बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए तो आया IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। किसी भी व्यापार को शुरू करने के लिए आजकल केवल पैसा और उद्यमशीलता होने की आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ आपके पास आइडिया भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आइडिया। पर इन सभी जगहों पर पूंजी तभी लगाएंगे जब आपके पास क्या होगा? भूमि होगा, तभी तो श्रम लेके आओगे कि बोलोगे नहीं हवा में काम करो चलो, हैं? पूंजी कहाँ लगाओगे? उड़ा दोगे पैसा को हवा में? भाई पहले तो भूमि चाहिए ना, सबसे पहले तो यही है। और जब सरकारें बनी तो सरकारों ने सबसे पहले लैंड एक्वायर करना चालू किया ताकि रोड बनाया जाए, रेलवे का विकास हो, नए फैक्ट्रीज बने। पर उसके लिए सरकार को क्या चाहिए थी? जमीन। क्या चाहिए थी? जमीन, लैंड चाहिए थी, भूमि। पर इस भूमि को लेने से सरकार को रोक रही थी हमारा फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 31, जो कहता है संपत्ति का अधिकार। क्योंकि सरकारें जब भी किसी के जमीन एक्वायर करने जाती थी तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाते थे कि सरकार जबरदस्ती हमारा जमीन छीन रही है, हमारी प्रॉपर्टी से हमको हटा रही है, और ये हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसे क्या कर देती थी? नल एंड वॉइड, जीरो कर देती थी। क्योंकि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या कहता है बाबू? अरे बताइए। हाँ, अभी पढ़ाया ना? कैसे कर रहे हो? सबसे पीछे ऐसे लॉज हट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो बस अगर ऐसा कोई ऑर्डर, नोटिफिकेशन, लॉ, कुछ भी बने, अधिसूचना जारी हो जो आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही हो, तो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसे क्या घोषित कर देते थे? शून्य घोषित कर देते थे। तो इससे बचने के लिए, ताकि सरकार लैंड रिफॉर्म्स को आसानी से लेकर आगे बढ़ सके, संसद ने संशोधन किया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। हेडिंग बना लीजिए, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, और इसको करेंगे कल। आज के लिए थोड़ा सा, आज मेरे को जल्दी जाना है, ठीक है।